आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दस जून है आज, दिन गुरुवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ देश दुनिया में घटा वो खबरें लेकर आ गया हूं। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम है दिन भर। जहां आप इसे सुन रहे हैं उस ठिकाने को कहते हैं आज तक रेडियो। और कुछ खबर ऐसी भी होती हैं जिनके छिपे पहलुओं को उभारने के लिए हम एक्सपर्ट से बात भी करते हैं। तो वो कौन सी हैं बताता हूं। यूपी में सरकार और संगठन के फेरबदल की चर्चाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले आए हैं आज। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। कल प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी बैठक होनी है। हमारे रिपोर्टर इन मुलाकातों पर नजर रखे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि बंद कमरों से छनकर क्या बातें बाहर आ रही हैं। कोरोना केसेस के नंबरों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसे आरोप हर राज्य की सरकार पर उसके विपक्षी लगाते रहे हैं। लेकिन बिहार में आंकड़े इतने बड़े पैमाने पर रिवाइज हुए कि पूरा देश ही अब नीतीश सरकार की तरफ देख रहा है। हुआ क्या है जानेंगे। कोविड की थर्ड वेव से बच्चों को बचाने के जतन में सब लगे हैं। नई गाइडलाइंस भी आई हैं इसी सिलसिले में, तो उन्हें सुनेंगे भी और समझेंगे भी। और जल्द ही आपको कमाई का मौका मिलने वाला है। एक बड़ी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने आ रही है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट से उसकी डिटेल लेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि जब देश कोरोना के डर से घरों में कैद था तब भी आस्था के केंद्र बड़े बड़े मंदिरों में दान दक्षिणा कितनी आई। लेकिन सबसे पहले खुशबू से हेडलाइन सुनेंगे। दिल्ली सरकार ने राज्य में 9वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज इसका ऐलान किया। इन छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली 12 से 13 जून को हिस्सा लेंगे। वहीं जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात खत्म हो गई है। योगी आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। कल उनके पीएम मोदी से मिलने की संभावना है। एम्स की एक स्टडी के मुताबिक वैक्सीन लगवा चुके लोगों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। कोरोना का यह स्ट्रेन वैक्सीन के सिंगल या डबल डोज लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही है कि ज्यादातर लोगों में सिर्फ तेज बुखार जैसे लक्षण दिखे। केजरीवाल सरकार दिल्ली में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से जुड़े होम डिलीवरी एजेंटों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, डुंजो आदि कंपनियों से संपर्क कर उन्हें ये काम करने वाले डिलीवरी एजेंट्स का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने को कहा है। अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट से प्रतिबंध हटने का स्वागत करते हुए चीन ने कहा है कि यह सही दिशा में उठाया गया अच्छा कदम है। और टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी टाटा डिजिटल अब ऑनलाइन फार्मेसी में निवेश करने जा रहा है। कंपनी ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी 1mg में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की बात कही है। यह बिग बास्केट के बाद टाटा डिजिटल का डिजिटल इकोनॉमी में यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। यूपी में राजनीति का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। बीजेपी के सियासी दिग्गज एक दूसरे से मेल मुलाकात कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी लखनऊ से निकले हैं और आज दिल्ली आ पहुंचे। इसी रविवार को बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की थी। तभी से चर्चा गर्म है कि कैबिनेट में बदलाव होने वाला है। हालांकि बीजेपी में हर कोई यही कह रहा है कि कैबिनेट विस्तार के फैसले का विशेषाधिकार सीएम के पास ही है। ये बात ठीक भी है और शायद यही वजह है कि सीएम दोपहर को दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक तरफ सीएम योगी और शाह की मीटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात पीएम मोदी से हुई। हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से और इस बैठक के बारे में जानकारी ली। अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात को एक राजनीतिक मुलाकात मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 2022 के चुनाव होने हैं उसकी तैयारियों के मद्देनज़र और क्या किया जा सकता है इस पर ज़रूर चर्चा हो रही होगी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल इसकी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, साथ साथ केंद्रीय मंत्री रही हैं, बीजेपी की अलाई हैं, उनकी इन दोनों को के एक साथ अमित शाह के घर पहुंचना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों में जो गठबंधन को बुना जाना है, जो गठबंधन की सियासत होनी है, उसके मद्देनज़र ये अहम बैठक है। इस मुलाकात में ये बात ज़रूर सामने आई होगी कि उत्तर प्रदेश में 2022 में
गठबंधन का क्या होना है, क्योंकि अमित शाह वो शख्स हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में गठबंधन को लेकर, जीत को लेकर अहम भूमिका निभाई थी। तो जितने भी गठबंधन बने उसका अगर कोई एक शिल्पकार था तो वो अमित शाह थे। और ऐसी स्थिति में जबकि अनुप्रिया पटेल थोड़ी नाराज़ हैं या फिर मंत्रिमंडल में नहीं ली गई हैं, इसे लेकर ज़रूर, चूंकि समाजवादी पार्टी भी अनुप्रिया पटेल को अपने गठबंधन में चाहती है, ये सब देखते हुए बीजेपी ज़रूर इस बैठक में, इस आने वाले चुनाव में गठबंधन को लेकर के चर्चा हुई होगी कि किस तरीके से गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से जो अनुप्रिया पटेल है उनकी नाराज़गी ज़रूर थोड़ी कम की जाए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल में आती हैं, आ सकती हैं, इसकी भी चर्चा है। साथ साथ जो अगर उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें भी अनुप्रिया पटेल चाहती थी कि एक और मंत्री पद उन्हें मिले। हालांकि चर्चा ये भी थी कि उनके पति को इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो कई ऐसी बातें हैं जो कि आज अमित शाह के साथ हुई होगी। कल योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात है उनकी। तो आपको क्या लग रहा है, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और क्या इस मुलाकात में यूपी चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी पर कोई चर्चा हो सकती है? क्या पता लग रहा है आप लोगों को? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है, ये मुख्य तौर पर कोरोना का जो ये काल गुजरा है, जिसमें कोरोना से एक तरीके से अब जीत के कगार पर पहुंचा है उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि इसकी चर्चा बड़े स्तर पर होगी। योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना की ये जंग जीती है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार योगी आदित्यनाथ की और ख़ास करके उत्तर प्रदेश मॉडल की तारीफ़ कर चुके हैं, बनारस मॉडल की तारीफ़ कर चुके हैं। तो जो कोरोना के पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात थी, उसके बाद इस पूरे दौर में योगी आदित्यनाथ की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो इसे कर्टसी कॉल भी कहा जा रहा है, लेकिन कर्टसी कॉल के साथ साथ दो अहम बातें, एक कोरोना पर चर्चा और दूसरी ये बात कि क्या अगर उत्तर प्रदेश में कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो योगी आदित्यनाथ ज़रूर प्रधानमंत्री से ये जानना चाहेंगे कि उनकी कोई चॉइस है या नहीं है, या वो किस तरीके का मंत्रिमंडल विस्तार चाहते हैं। ए.के. शर्मा को लेकर जो तमाम बातें हुई हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाना है और योगी आदित्यनाथ उसे नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी इच्छा भी इस मामले पर जान लें, क्योंकि इस मामले में मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा से प्रधानमंत्री के बाद योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है और इसे शुद्ध रूप से संगठन और सरकार के समन्वय पर माना जा रहा है कि ये मुलाकात होगी कि संगठन और सरकार, संगठन आखिरकार योगी सरकार से चाहता क्या है, किस तरीके से वो सरकार चलाएं, क्योंकि जो सांसद, विधायक, मंत्री, कई लोगों ने बाकायदा इस बात के लिए नाराज़गी जाहिर की कि योगी सरकार में उनकी सुनी नहीं जाती, अफसरशाही हावी है। इसे लेकर के ज़रूर जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ की चर्चा होगी और किस तरीके से संगठन और सरकार मिलकर काम करें, इसकी भी चर्चा होगी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केस 93,000 के आसपास दर्ज हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा 6,000 पार कर गया है। वैसे रोजाना ये मौत का जो आंकड़ा है वो 2,000 के करीब रहता है, मगर इस अचानक उछाल का कारण है बिहार। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब तक मौत का जो कुल आंकड़ा 5,424 बताया गया था वो गलत है। असली आंकड़ा 9,375 है जो 7 जून तक का है। अब याद कीजिए, जब बक्सर में गंगा किनारे लाशें मिलने की खबर आ रही थी या पटना के शमशान घाटों पर जलती हुई लाशों की तस्वीरें मीडिया में छाई थीं, तब भी यही सवाल उठ रहा था कि नंबर इतने कम कैसे दर्ज हो रहे हैं जबकि आसपास इतनी लाशें, इतनी मौत, हर तरफ से खबर आ रही थी। तो हमने अचानक से रिवाइज हुए इस आंकड़े पर बात की बिहार में आज तक रेडियो रिपोर्टर रोहित कुमार सिंह से। देखिए, विभिन्न राज्यों की तरह बिहार में भी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि राज्य सरकार जो कोरोना के मौत के आंकड़े रोजाना जारी कर रही है वो संख्या काफी कम है, जबकि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और इसी को लेकर जो है हाईकोर्ट ने भी जो है इसको लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि आखिर ऐसी क्या कैसे हो सकता है कि मौत के आंकड़े जो राज्य सरकार बता रही है वो इतना कम है, जबकि जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा मौत के आंकड़े हैं। और इसी को लेकर फिर 18 मई को
राज्य सरकार ने एक ऑडिट करवाने का फैसला लिया और फिर पूरे प्रदेश में यानी कि सभी जिलों में जो है ऑडिट कराई गई कि कोरोना से मरने वाले कितने लोग हैं। और फिर कल इस ऑडिट का जो एक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सामने आया, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत, उन्होंने ये रिपोर्ट सार्वजनिक किया, जहां पर उन्होंने बताया कि ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर कोरोना से मृत्यु हुई है किसी की, लेकिन वो सरकारी फाइलों में वो दर्ज नहीं किया गया है। यानी कि निजी अस्पतालों में कई लोगों की मौत हुई है, वैसे लोगों के नाम जो है वो सरकारी फाइल में नहीं है कोरोना से जिनकी मौत हुई है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ठीक होने के बाद किसी गंभीर बीमारी से उनकी मौत हो गई है, या फिर कुछ ऐसे मरीज भी थे जो अस्पताल पहुंच ही नहीं पाए लेकिन उनकी भी मौत कोरोना से हुई है। तो ऐसे सभी जो मौत हुई है जो सरकारी दस्तावेज या सरकारी फाइलों में जो दर्ज नहीं है, उनको एकजुट किया गया, वैसी संख्या को जुटाया गया और फिर रातों रात हम देखते हैं कि 4000 के आसपास, तकरीबन 4000 जो है मौत का आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। यानी कि राज्य सरकार ने जो ऑडिटिंग कराई उसमें उसने खुद माना है कि तकरीबन 4000 ऐसे मौत के मामले सामने आए हैं पिछले 2 महीने में बिहार में, जो सरकारी फाइलों में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इसकी एंट्री नहीं है, लेकिन इन लोगों की मौत कोरोना से की वजह से ही हुई है। और इसी वजह से जो हम देख रहे थे कि 7 जून को तकरीबन 5400 के आसपास मौत का आंकड़ा था, वो रातों रात बढ़ जाता है और फिर 8 जून को तकरीबन 9400 के पास जो है मौत का आंकड़ा पहुंच जाता है। यानी 24 घंटे में 4000 मौत का आंकड़े में जो है वो उछाल आता है। और यही वजह है, इस ऑडिटिंग के कारण ही जो है मौत की संख्या जो है रातों रात बिहार में तकरीबन 4000 से जो है वो बढ़ गई है। रोहित, इसके बाद कई पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौत के आंकड़ा जो रातों रात बढ़ा है तकरीबन 4000, जैसे मैं बता रहा था, इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और विपक्षी दल जो है वो पहले भी कह रहे थे कि मौत के आंकड़े जो है सरकार वो छुपा रही है, जितने लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो आंकड़ों को दबाया जा रहा है। तो इस तरीके की बातें सरकार विपक्ष पहले से ही कह रहा था, लेकिन अब ऑडिटिंग के बाद जो ये ताजा आंकड़ा आया है, जो उछाल आया है मौत की संख्या में, इसको लेकर विपक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है और उनका मानना है कि जो सरकार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही थी, आंकड़ों का खेल कर रही थी, या फिर कह सकते हैं आंकड़ों को लेकर जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ चुका है। और ऐसे में अब मांग उठाई जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से कि इस पूरे मामले की जो है एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल पाए कि आखिरकार बिहार में कितने लोगों की कोरोना से जान गई है। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर रोहित सिंह। आपने सुना कि आंकड़ों में बदलाव हुआ तो कैसे सियासी घमासान भी तेज हो गया, लेकिन बिहार में नंबर अपडेट हुए तो देश के कुल नंबरों में भी भारी अपडेट हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या इसी तरह किसी और राज्य में भी आंकड़े बदले हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की टीम के सम्राट शर्मा से हमने बात की। बिहार का डेटा आज रिवाइज हुआ और 3971 नए डेथ्स आज ऐड किए गए। तो डेटा रिवाइज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेटा रिवाइज होता है, पर डेटा ऐसा रिवाइज होना कि 72% जो है वो केसेस, तो क्यूमुलेटिव केसेस, अभी तक जितनी मौतें हुई हैं वो 72% ज्यादा हो गई। तो ये डेटा रिवीजन जो है ये थोड़ा कंसर्निंग है। और ऐसा नहीं है कि बिहार अकेला राज्य है जिसने डेटा रिवाइज किया है। महाराष्ट्र ने पहले रिवाइज किया था, दिल्ली ने रिवाइज किया था। तो जहां भी ऑडिट होगा तो वहां पे रिवीजन होगा डेटा का, और अगर बिहार जैसा रिवीजन होता है तो केसेस तो फिर डबल होने की चांसेस ही रहते हैं। वैसे अंडर रिपोर्टिंग का जो मामला है भारत में, ये बहुत सुर्खियों में रहा अभी पिछले कुछ दिनों में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि अगर आप एक बिल्कुल कम से कम लें तो भी भारत का जो कुल डेथ है वो डबल है, रिपोर्टेड नंबर से डबल है। अगर आप मोस्ट लाइकली सर्कमस्टांसेस लें तो वो लगभग 5 गुना है, और अगर आप बिल्कुल ही वर्स्ट सिनारियो ले लें तो ये 13 गुना तक डेथ हो सकता है। जो रिपोर्टेड केसेस है उसका 13 गुना। और न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं, आप सौम्या स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट WHO की,
उन्होंने भी कहा था कि अंडर रिपोर्टेड है, इंडिया टुडे टीवी को ही कहा था। और भ्रमर मुखर्जी जो है, जो प्रोफेसर हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी में एपिडेमियोलॉजी की, उन्होंने कहा था कि जो डेथ का जो आंकड़ा है वो रिपोर्टेड आंकड़े से 4 से 5 गुना हो सकता है। तो ये इन्हीं सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए बोला गया होगा, क्योंकि ऐसे कई केसेस आए हैं हॉस्पिटल्स में कि अगर किसी मरीज को कोविड है और उसके साथ साथ उसको हाइपरटेंशन भी है और कोविड की वजह से उनकी मौत हो जाती है, तो कारण में हाइपरटेंशन लिख दिया जाता है। तो इसको कहते हैं कोमॉर्बिडिटी को रीजन बताना। तो ऐसे कई केसेस हैं जो शायद ऑडिट में बाहर आए और डेटा रिवीजन हो और शायद जो एक्चुअल नंबर है वो ड्रामेटिकली चेंज हो सकते हैं। महाराष्ट्र में जब ये रिवीजन हुआ था तो जून 16, 2020 में 178 केसेस रिपोर्ट किया गया था, 178 न्यू डेथ रिपोर्ट किया गया था। तो जून 16 में 178 न्यू डेथ था, जून 18 में 114 न्यू डेथ था, लेकिन इसके बीच का दिन यानी जून 17 को 1409 न्यू डेथ रिपोर्ट किए गए थे। यानी 178, 1409 और 114। तो एक महाराष्ट्र में हुआ था और फिर ऐसे ही बम्प महाराष्ट्र में जून 5 को देखने को मिला, जब आगे और पीछे के दिन में 643 और 741 डेथ रिपोर्ट किए गए थे और बीच वाले दिन 1377 डेली डेथ रिपोर्ट किए गए थे। दिल्ली में भी ऐसा हुआ था 17 जून को, जब 73 और 67 केसेस आगे पीछे डेथ रिपोर्ट किए गए और उसके बीच वाले दिन पे 437 डेथ रिपोर्ट किए गए। तो मतलब ये साफ है कि देश में कुल मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है अगर कई राज्य बिहार की ही तरह ऑडिट कराएं तो। बहरहाल कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र और राज्य सरकारें पहले से ज्यादा सतर्क हैं। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा हो सकता है, इस आशंका ने सबको चौकन्ना कर रखा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DGHS, इसने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। DGHS ने साफ किया कि 3 से 18 साल के बच्चों पर रेमडेसिविर का इस्तेमाल ना किया जाए, साथ ही स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया है। जब बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो तब क्या करना है और जब हल्के फुल्के लक्षण हो तब क्या करें, ये सब इस गाइडलाइंस में है। हमने बात की मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में पेडियाट्रिशियन डॉक्टर शांतनु सेन से। डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स के लिए तो साफ मना कर दिया गया है। तो इसका दोनों ड्रग के बारे में आपने मुझसे पूछा, एक तो रेमडेसिविर, दूसरा स्टेरॉइड्स। एक्चुअली स्टेरॉइड्स उन्होंने अभी तक माना नहीं किया। क्या बोला है, स्टेरॉइड्स का यूज को थोड़ा कंट्रोल में आना चाहिए। तो स्टेरॉइड्स का यूज उसी बच्चे को में करना है जिसका सीवियर कोविड है, यानी जिसका हॉस्पिटल में एडमिशन होने का जरूरत है, जैसे जिसका सैचुरेशन 93% से भी नीचे आ रहा है। ये सारा पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके अगर उसको ऑक्सीजन का जरूरत होना शुरू होता तो ही स्टेरॉइड्स देना चाहिए। एंड दैट इज स्टैंडर्ड पहले भी था कि नॉर्मल जो पेशेंट माइल्ड कोविड है, घर में उसके इलाज हो सके या थोड़ा सा सिम्टम में ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, उसमें स्टेरॉइड देना ठीक नहीं है। एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट वे टू डू इट। दूसरा जो ड्रग रेमडेसिविर एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस में इन आवर हॉस्पिटल, दूसरे एडल्ट पेशेंट में वी फाउंड इट टू बी यूजफुल। लेकिन मुश्किल है कि ये ड्रग 18 साल के नीचे बच्चों में इसका ऊपर कोई स्टडीज या कोई सेफ्टी का कुछ नहीं है। प्लस अभी लेटेस्ट स्टडी में ये भी आ रहा है कि रेमडेसिविर का कितना यूजफुलनेस है कोविड में, इसमें भी थोड़ा क्वेश्चंस आना शुरू हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DGHS का गाइडलाइन से रेमडेसिविर को हटा दिया, क्योंकि अगर बेनिफिट और कॉम्प्लिकेशन का अगर हम बैलेंस करें तो शायद रेमडेसिविर में उतना काम नहीं आता है। तो इट्स एक्चुअली अ गुड स्टेप एंड ये अच्छा हुआ उन्होंने किया, क्योंकि सच में बच्चों में कितना काम आएगा ये क्वेश्चन का अभी तक हमें कोई जवाब नहीं है इसका। अच्छा, बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस गाइडलाइंस में? करेक्ट, उन्होंने बहुत सारी चीज कहा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, बहुत सारे दवा है जो काफी ज्यादा बच्चों में, एडल्ट में यूज होता है या अब्यूज होता है। जैसे आप मान लीजिए आइवरमेक्टिन, फेविपिराविर और बहुत सारा ये जो मेडिसिन है ना, बच्चों में ये सब का कोई रोल नहीं है। जो बच्चे को ऐसे ही कोविड टेस्ट पॉजिटिव हुआ उसको तो कोई दवा देने का बिल्कुल कोई नीड है ही नहीं।
जिसको ऐसे कोविड टेस्ट हुआ आरटीपीसीआर पॉजिटिव घर में रहे, थिंक अबाउट ग्लव, मास्क, आइसोलेशन, इसमें ही नजर देना है, दवा का कोई उसका कोई रोल है नहीं। दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट जो है जिसका माइल्ड सिम्टम्स है, थोड़ा सा सर्दी, थोड़ा सा खांसी, लेकिन कोविड टेस्ट पॉजिटिव, सैचुरेशन अच्छा है, बाकी सब ठीक है, थोड़ा फीवर है तो बस पैरासीटामोल, क्रोसिन इतना ही देना है। इससे आगे कोई दवा देने का कोई नीड नहीं है। स्टेरॉइड तो बिल्कुल, स्टेरॉइड के बारे में सोचना भी नहीं है। और दूसरे भी मेडिसिन जैसे वो बीच में आइवरमेक्टिन, ओरल फेविपिराविर और इतने सारे जो विटामिन वगैरह, ये सब का कोई जरूरी नहीं है। जस्ट नॉर्मल क्रोसिन देके सर्दी खांसी के लिए थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना जरूरी है। मेन जो है मेडिसिन जो लगता है वो इससे सीवियर हो, उसके लिए बाकी सारा मेडिसिन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाकी सारा हमारा जो आपका जो लिसनर है उसको, जो पेरेंट्स है उसको ये समझाना कि थोड़ा माइल्ड जो कोविड अगर बच्चे को हुआ, प्लीज डोंट बी वरीड, चिंता का बात नहीं है, घर में आराम से रखिए, क्रोसिन दीजिए, कैल्पोल, पैरासीटामोल दीजिए और सैचुरेशन थोड़ा चेक कीजिए कि सब कुछ बराबर है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो जो 6 मिनट वॉक टेस्ट के बारे में मैंने बोला, वो दिन में 1 बार 2 बार करके देखिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर सब ठीक है तो चिंता का कोई बात नहीं, ज्यादा दवा का कोई नीड नहीं है इसके लिए। तो ये बच्चों के लिए 6 मिनट के वॉक टेस्ट का भी एक सुझाव है। ये वॉक टेस्ट क्या है, इससे क्या होता है? हाँ जी, तो क्या है ना, हम बोलते हैं कि कोई बच्चे को या एडल्ट को भी अगर हमें ये देखना है कि उसको कोविड सीरियस है, सीवियर है या माइल्ड है, ये देखने के लिए सैचुरेशन जो वो हाथ में फिंगर ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं ब्लड का सैचुरेशन क्या है, ये मेजर करना है। तो नॉर्मली अगर हेल्दी कोई पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट को देखा जाए तो उसका 99 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जैसे ही कोविड सीवियर होता है तो सैचुरेशन नीचे आना शुरू होता है। सो इफ इट गोज 95, 96 तब भी ठीक है, लेकिन वी हैव टू रिमेम्बर एक नंबर वो है 93। किसी का सैचुरेशन अगर 93 से नीचे गया तो ये सारे पेशेंट को हॉस्पिटल में होना अच्छा रहता है, दे शुड बी एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल और उसको ऑक्सीजन लगता है। बट ये भी सही है कि ऐसा पेशेंट भी रहेगा जिसका सैचुरेशन शायद 95, 96 है, लेकिन उसका लंग का कैपेसिटी जो है, ब्रीदिंग का, लंग्स का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। सो उसको क्या सिचुएशन, अगर सैचुरेशन इससे भी नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, देखने के लिए हमें थोड़ा बॉडी को स्ट्रेस में लेके जाना है, लंग्स को ओवरवर्क कराना है। सो इस केसेस में हम क्या कहते हैं, बच्चे को पेरेंट का सुपरवाइजेशन के अंदर, घर के अंदर थोड़ा 6 मिनट वॉक करना है, 6 मिनट चलना है, थोड़ा विगरसली, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा जल्दी। सो 6 मिनट के बाद फिर से सैचुरेशन लेना है। अगर पहले का सैचुरेशन आप मान लीजिए 95, 96 है, लेकिन 6 मिनट वॉक करने के बाद अगर उसका सैचुरेशन 93 से नीचे चला गया, 90, 91, 92 हो गया, सो दीज आर द चिल्ड्रन जिसको अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने का, ज्यादा सीवियर होने का चांसेस ज्यादा है। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज ये 6 मिनट वॉक, बहुत इफेक्टिवली वॉक टेस्ट करके उसको हम आइडेंटिफाई कर सके जिसके ऊपर हमें ज्यादा केयर लेना है, यानी फिर भी उस घर में भी है। सो दीज आर द पेशेंट्स आइडियली वी शुड थिंक कि इसको हॉस्पिटल के आसपास, हॉस्पिटल में एडमिट करना बेटर होगा कि नहीं। सो दैट्स व्हाई इट्स गॉट अ वेरी गुड रोल टू फिगर आउट कौन सा पेशेंट है जिसको चांसेस है कि अचानक डिक्योरेट करे, अचानक इसका तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। दुनिया के 14वें सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी अपनी कंपनी अडानी एयरपोर्ट को शेयर मार्केट में लिस्ट कराने वाले हैं। खबर यह है कि इसके जरिए वो 25 से 29 हजार करोड़ रुपए की भारी रकम जुटाएंगे। वैसे पहले से उनकी 6 कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8.5 लाख करोड़ रुपए है। कोयले से लेकर खनन, पोर्ट, पावर प्लांट तक अडानी का बिजनेस फैला है और अब वो एयरपोर्ट, रक्षा और डेटा सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में एसोसिएट एडिटर शुभम शंगधर से और अडानी एयरपोर्ट नाम की इस कंपनी के बारे में जानकारी ली। जी, अभी कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि गौतम अडानी जो
अदानी समूह के प्रमुख हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एशिया में नंबर 2 पर उनका नाम आने लगा है। और ये जो पूरी इसकी पीछे जो पूरी वजह थी वो दरअसल उनकी कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से बढ़ना था। हमने देखा कि बीते दिनों में अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर, ये जितनी कंपनीज थी इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और कंपनियां एक एक हफ्ते में लगभग दोगुनी हो गई, 80-80, 90% का रिटर्न दिया। यही वजह थी गौतम अदानी की वेल्थ में एकाएक तेजी देखने को मिली। अब एक बार दोबारा सुर्खियों में इसलिए हैं गौतम अदानी और उनकी कंपनी का एक कंपनी का आईपीओ शेयर बाजार में आने वाला है। तो तमाम निवेशक, तमाम बाजार के जानकार इसको एक मौके की तरह देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनियां पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और ऐसे में अगर एक और कंपनी में उनको निवेश का मौका मिलेगा तो शायद ये एक बेहतर बात है। अच्छा शुभम जी, आईपीओ आ रहा है, इस लिहाज से आपकी क्या सलाह है? आईपीओ के नजरिए से हमें दो बातें यहां समझनी जरूरी हैं कि बाजार में इस समय जिस तरीके की लिक्विडिटी है, हमने देखा कि हाल फिलहाल में पिछले 1.5-2 महीने से जरूर ब्रेक लगा है। अदरवाइज अगर आप देखें प्राइमरी मार्केट में यानी कि आईपीओ मार्केट में तेज हलचल थी। बहुत सारी कंपनियां, आप बर्गर किंग देखिए, आप रूट्स मोबाइल देखिए, तमाम कंपनीज आई और जबरदस्त रिस्पॉन्स उनको इस बाजार की लिक्विडिटी का फायदा मिला, बाजार की तेजी में अच्छा रिस्पॉन्स आईपीओ को मिला। शायद इसी तेजी का फायदा उठाने के लिए गौतम अदानी अपने समूह में एक और कंपनी को जोड़ना चाहते हैं और इसीलिए ये चर्चा है कि अदानी ग्रुप की एक और कंपनी जो एयरपोर्ट बिजनेस में है, अदानी एयरपोर्ट, वो लिस्ट होगी। और इस समय अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना समझना चाहें तो ये कंपनी इस समय करीब देश के 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको ऑपरेट करती है, जिसमें लखनऊ है, मैंगलोर है, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, ये एयरपोर्ट शामिल हैं। और कंपनी के बारे में एक बड़ी खास बात यह है कि कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अगर आप देखिए, पोर्ट्स देखिए, पावर देखिए, अब हवाई अड्डे भी मैनेज कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गौतम अदानी एक बड़े समूह के रूप में उभरे हैं और हमने देखा कि पिछले कुछ एक समय में, पिछले अगर आप 6 महीने में स्टॉक्स के परफॉर्मेंस देखेंगे तो नो डाउट ये बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक्स बने हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उम्मीद लगाई जा रही है कि ये आईपीओ जो आएगा ये बाजार में 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जुटाने के लिए आएगा। इसके बाद अदानी ग्रुप की अभी जो कुल कंपनियां हैं बाजार में लिस्टेड, तो करीब 6 कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का पहुंच गया है। पूरे समूह पर जो है अभी करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का, 1.47 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज भी है। देखना यह होगा कि ये 25,000 करोड़ की जो रकम जुटाएंगे, क्या इस रकम का इस्तेमाल कुछ कर्ज चुकाने में किया जाएगा या इस पूरे रकम का इस्तेमाल विस्तार योजना में किया जाएगा, ये अभी कंपनी की तरफ से क्लैरिटी आईपीओ आने के बाद ही आएगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते में अदानी समूह की कंपनियों का दिखा है, निश्चित तौर पर ये आईपीओ अगर आता है तो इसको अच्छा रिस्पांस मिलना लगभग तय माना जा रहा है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि हमने पिछले एक हफ्ते में जो अदानी ग्रुप की कंपनीज में जो तेजी देखी है वो कहीं ना कहीं एंटीसिपेट कर रही है, कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि कंपनी में ये कंपनी नई जब आएगी और ग्रुप में जब ये 7वीं कंपनी जुड़ेगी तो ये ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर कम हुई तो हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन जो दौर तकरीबन गुजर गया है ये गुजरी हुई तमाम सदियों में शायद सबसे मुश्किल दौर था। हमारे वक्त में पहली बार हुआ जब हम अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को इस तादाद में मरते हुए देखने को मजबूर थे। कोई अपनों को अस्पताल में दवा दिलवा रहा था तो कोई मंदिरों में दुआ पढ़वा रहा था। आपदा के समय लोगों की आस्था भगवान में कितनी बढ़ी, इसका जवाब मिलता है तिरुपति बालाजी मंदिर की दान पेटिकाओं में आए उस दान से जो कोरोना काल में लोगों ने दिया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी दान की रकम खूब आई। कोरोना काल के चरम पर और उसके बाद भारत के इन भव्य मंदिरों में दान की रकम को लेकर स्थिति क्या है, कितनी घटी, कितनी बढ़ी, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी जमशेद कमर सिद्दीकी से। नितिन, बालाजी अपनी भव्यता और आस्था का केंद्र माना जाता है। पूरे साल यहाँ इतनी भीड़ होती है, मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। लॉकडाउन में जब मंदिर और मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए
तब तमाम आंखें दुआओं में और तमाम हाथ मन्नतों में फैल गए। तो जाहिर है कि दर्शन भी बंद थे और इसलिए दान की रकम में थोड़ा बहुत असर ज़रूर हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन दर्शन किए, जिससे दान की रकम उम्मीद से ज़्यादा रही। अगर सबसे ज़्यादा दान पाने वाले मंदिर की बात की जाए तो तिरुपति बालाजी मंदिर में अप्रैल से मई 2021 के बीच औसतन हर दिन 5,000 लोगों ने दर्शन किए और 50 लाख रुपए से ज़्यादा का दान मिला। वहीं अप्रैल 2021 में दान का जो एवरेज था वो करीब 1 करोड़ रुपए हो गया था। तो नितिन, 13 मई को सबसे कम दान मिला जो कि सिर्फ 10 लाख रुपए था और उस दिन 4,651 लोगों ने मंदिर में दर्शन किए थे। उससे पहले कोरोना की पहली लहर जब आई थी, यानी कि पिछले साल 2020 में, तो मार्च से जून के बीच मंदिर पूरी तरह से बंद रहा और उस समय पहली बार ऐसा देखा गया कि मंदिर का दान शून्य यानी 0 तक आ गया था। और मंदिर प्रशासन के मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर को 357 करोड़ रुपए का दान चढ़ाया था। अगर हम जम्मू के जो वैष्णो देवी मंदिर है उसकी बात करें तो वहाँ पर भी भक्तों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखी गई। हालांकि उसमें दर्शन बंद नहीं किए गए थे। वैष्णो देवी मंदिर माता को भी देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार किया जाता है और एक RTI के मुताबिक मंदिर के पास 1800 किलो का सोना, 2000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स और करीब 7400 किलो चांदी की कुल संपत्ति है। लेकिन लॉकडाउन के पहले और बाद में कितना दान मिला है अभी इसके आंकड़े नहीं बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो देश के इन बड़े मंदिरों का कोरोना काल में भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। नितिन, अच्छा जमशेद, ये बताएं कि दान में मिली इस रकम का क्या उपयोग होता है? और कई लोग सवाल पूछते हैं कि रुपयों पैसों के अलावा और क्या दान में देते हैं भक्त? बिल्कुल नितिन, देखिए ये रकम कई तरह से अलग अलग जरियों में खर्च होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको तिरुपति मंदिर की बात बताऊं तो यहाँ सरकार और मंदिर प्रशासन ने तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD नाम का एक ट्रस्ट बनाया है जो कि सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का संचालन करता है। इसका सालाना बजट 2,500 करोड़ रुपए का है जो कि मुकेश अंबानी की संपत्ति से भी ज़्यादा है। और माता वैष्णो देवी मंदिर की बात अगर करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा दान का पैसा मिलता है, जिसका कुछ हिस्सा वहाँ का प्रशासन अपने स्तर पर धार्मिक कामों में खर्च करता है। कोरोना में भी मंदिर प्रशासन की ओर से लोगों के लिए दवाई और खाने के इंतजाम किए गए थे। शिरडी साई धाम मंदिर ट्रस्ट में भी हॉस्पिटल बनवाया गया था जहां मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई थी। ये मंदिर अपनी दान की राशि का कुछ हिस्सा लोगों की भलाई के लिए खर्च करता है, लेकिन फिर भी मंदिर को दान में मिली जो रकम होती है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है वो बच जाता है और इस्तेमाल नहीं होता। और रुपयों के अलावा इन मंदिरों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जैसे कुछ कीमती चीज़ें मिलती हैं दान में। और इसके अलावा भक्त और भी बहुत कुछ सामान चढ़ाते हैं जिनमें से कुछ का इस्तेमाल भगवान के साज सज्जा के लिए किया जाता है। लेकिन इन मंदिरों में सोने का भंडार बहुत ज़्यादा है, जिसे कुछ इकोनॉमिस्ट भी इनएक्टिव बताते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के ज़रिए सरकार सोने के इस भंडार को सक्रिय पूंजी में बदलना चाहती है, लेकिन आस्था के चलते देश में मंदिरों से सोना निकलवाना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर सरकार इसमें कामयाब हो जाए तो ये पूंजी सोने के एक्सपोर्ट कॉस्ट को भी कम कर सकती है और इस तरह फाइनेंशियल लॉस को भी कम करने में मददगार साबित हो सकती है। नितिन, तो बस हम तो यही कामना करते हैं कि दवा हो या दुआ, देश में सब ठीक रहे, सब सुरक्षित रहें और अब जैसा भी दौर निकला है वैसा फिर कभी ना लौटे। फिलहाल वक्त है विदा लेने का और आप कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं हमें radio@aajtak.com पर। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह हैं ही, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर पढ़ेंगे और अपने शो में शामिल करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग का काम कर रहे थे कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।